दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई। 2023 में आईएससी स्टूडेंट के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं या थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे या आते हैं उसको आप बड़ी ईजिली को पढ़ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको टोटल कोर्स के 24 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट लगते हैं या आते हैं। इनके आंसर भी आपको हम दे रहे हैं जिससे आपको इसके आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन जनरली जो आईएससी बोर्ड में आता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हिच रूल्स आर एप्लीकेबल। इन क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको नीचे हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कहाँ यूज होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस में क्या डिफरेंस होता है या आपको क्या डिफरेंस लगता है, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। व्हाट आर द मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कितने मेथड्स होते हैं। व्हाट डू मीन बाई गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी ऑफ पार्टनर का क्या मतलब है। इफ़ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम देन व्हिच एंटिटी यू विल पास। अगर नया पार्टनर जो है अपने प्रीमियम का मतलब जानते हैं जो टोटल गुडविल होती है एडमिशन के केस में, और वो जो नया पार्टनर उसमें से अपना जो हिस्सा लाता है उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। लेकिन अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता तो कौन सी एंट्री पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग। सेक्रीफाइजिंग गेनिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल दीजिए। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कैपिटल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली कई बार ये आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच मे बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब शेयर आपके फॉरफिट होते हैं तो कितना अमाउंट तक जो है डिस्काउंट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाई प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है। डिफाइन अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन को समझाइए। व्हाट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड हाउ ऑब्लिक वेयर इट इज शोन इन बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाते हैं, इसका क्या मतलब है। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिडेम्पशन और डिबेंचर। रिडेम्पशन और डिबेंचर के कौन से मेथड्स होते हैं। अब इस समय आपको भूल जाना पड़ेगा कि कौन सा मेथड आपके कोर्स में है या नहीं है, आपको टोटल मेथड बताने पड़ेंगे। व्हाट डू मीन बाई कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स क्या होते हैं। मेथड्स ऑब्लिक टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंस मेथड और टाइप्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती है उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, उसके आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाई रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या मतलब होता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, टू इनफ्लो आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो आपसे इनफ्लो एक्टिविटी के बारे में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि टू इनफ्लो आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के टू इनफ्लो आइटम बताइए। टू आउटफ्लो आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बताइए। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटी। कैश फ्लो की एक्टिविटी क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। डिस्कस कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये हमने आपको 24 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और ये मान के चलिए इसमें से कुछ न कुछ आना ज़रूर है। थैंक यू। अब हम इसके आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने जो पूछा था उसका मतलब था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हिच रूल्स आर एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी है तो कौन कौन से रूल्स लगते हैं। पहला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, बोनस कमीशन नहीं होता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6%। 6% के हिसाब से रेट प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, व्हाट आर द यूजर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पहले आप मतलब समझें। मान लीजिए आपका 10 रुपये का शेयर्स है, कंपनी ने इशू किया,
और 10 रुपये का था वो 12 हो जाती, उसकी वैल्यू 12 दी हुई है, फेस वैल्यू 10 है, टोटल जब नीचे आप कैलकुलेट कर रहे हैं 12 हो गई, तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। इसका यूज जो है इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए यूज होता है। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ख़त्म करने में होता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर में होता है। बाई बैक ऑफ शेयर्स, कभी कभी कंपनी क्या करती है अपने शेयर खुद ही खरीद लेती है, जब कोई नहीं खरीदता उसको, उसमें भी इसका यूज हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस होता है? इसका जवाब हमने दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। व्हाइल एज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। दूसरा हमने डिफरेंस लिया है, इट इज प्रिपेयर, इट का मतलब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के लिए होता है। व्हाइल एज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको डिवीजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एक्सपेंसेस आर शोन, व्हाइल एज इन प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिलेटेड टू पार्टनर। एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में जो है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, जबकि पीएल अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस और इनकम पार्टनर की दिखाई जाती हैं। दूसरा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या मेथड्स होते हैं? मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला सिंपल मेथड होता है, दूसरा प्रोडक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी ऑफ पार्टनर से क्या समझते हैं? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप कैसे जवाब देंगे? आपको हम देखिए इसको कैसे समझाया, इसको आप प्लीज़ देखें क्या कैसे समझाने की कोशिश की है। इफ़ इन गारंटी ऑफ पार्टनर ए गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉफिट, भाई स्पेसिफिक प्रॉफिट के लिए कोई पार्टनर किसी को गारंटी देता है। इफ़ ही हैज नॉट रिसीव, अगर वो नहीं पाता है दिस प्रॉफिट, देन डिफिसिट ऑफ प्रॉफिट इज बोर्न बाई दोज पार्टनर हु हैव गिवन गारंटी। मतलब जिस आदमी ने जिन पार्टनरों ने किसी को गारंटी दी है, अगर गारंटी देने वाले का प्रॉफिट कम है तो ये बाकी पार्टनर जिन्होंने गारंटी उनके प्रॉफिट से इसको कम कर देते हैं। दिस प्रॉफिट इज एडेड टू दोज पार्टनर हुम सच प्रॉफिट इज गिवन, जिसको गारंटी दी उसमें प्रॉफिट जुड़ जाएगा, एंड डिडक्टेड फ्रॉम दोज हु हैव गिवन, जिन्होंने गारंटी उनसे कम हो जाएगा। ये भी आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ़ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम देन व्हिच एंट्री यू विल पास। अगर मान लीजिए नया पार्टनर जो है नहीं लाता है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसमें आप क्या एंट्री पास करेंगे? इसकी एक कॉमन एंट्री होती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया है कि नया पार्टनर जो है नहीं लाया है, वो चीज़ लिख दी है जैसे, लेकिन इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में क्या डिफरेंस होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इन एडमिशन केस। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। व्हाइल एज गेनिंग इज कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, व्हाइल एज गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू में से ओल्ड घटाएंगे गेन आ जाएगा, और ओल्ड में से न्यू घटाएंगे सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। तो बेटा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई एक रेशियो रट लें, क्योंकि यू आर नॉट टीचर, यू आर जस्ट स्टूडेंट, यू हैव टू अपीयर इन एग्जाम। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल दीजिए। नया कंटेंट है, पेपर में आ सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब पहले आप समझ लें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी कंपनी को स्टार्ट करने के पहले किए जाते हैं, उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसको लिखा क्या है ये देखिए आप लोग। एग्जाम्पल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। मान लिया आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, उनके जो खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी कहलाते हैं। इसी प्रकार स्टैम्प ड्यूटी,
एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू स्टार्टिंग ऑफ ए कंपनी, कंपनी को स्टार्ट जो खर्चे होते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो कहने मतलब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी कंपनी को स्टार्ट करने के पहले होते हैं, प्रिलिमिनरी कहलाते हैं। तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, एक्सपेंस रिलेटिंग टू स्टार्टअप ऑफ कंपनी हो सकती है, या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो सकते हैं, जो भाई जब कोई कंपनी बनती है डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली आता है पेपर में। कैपिटल रिजर्व इज द पोर्शन आर पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है। फाइल है रिजर्व कैपिटल इज अनकॉल्ड कैपिटल। आपने देखा होगा 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपये मांगे तो कितने नहीं मांगे, 2 रुपये, उसको अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। तो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती है, जबकि कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है। दूसरा, कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज फॉर मैनेजिंग फॉर मेनी पर्पज। मतलब कैपिटल रिजर्व बहुत से पर्पज के लिए काम आती है, जैसे स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू प्रोजेक्ट करना है या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर आपकी कैपिटल रिजर्व यूज हो जाती है। फाइल एज रिजर्व कैपिटल तभी यूज की जाती है जब कंपनी बंद होती है या कंपनी बंद होने के कगार पर है, उसमें रिजर्व कैपिटल का यूज करते हैं। और कैपिटल रिजर्व कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कहीं पैसा लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली आया है पेपर में। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट which may be allowed on reissue of forfeited शेयर। जब कोई कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जब कोई शेयर फॉरफिट होता है, जब उसको रीइशू करते हैं, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितनी दे सकते हैं। जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क इन ISC क्वेश्चन। द अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप जो है डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं अगर आप फॉरफिटेड शेयर रीइशू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू ए शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक रेशियो। जब कंपनी जो है शेयर होल्डरों को कोई एक स्पेसिफिक रेशियो के अनुसार शेयर्स को अलॉट करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब होता है, मतलब कोई एक रेशियो ले लीजिए, रेशियो के आधार पर जब कंपनी जो है शेयर होल्डरों को शेयर्स अलॉट करती है, उनको सेटिस्फाई करती है, तो प्रोरेटा कहलाता है। अगर एग्जांपल देना तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इशूड शेयर्स कितने थे कंपनी के 20,000, रिसीव एप्लीकेशन कितनी है 30, अलॉट कितने हैं 24। अब बताइए 20,000 शेयर थे, 24 को अलॉट करना है, तो क्या आप 24 को आप क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई रेशियो निकालेंगे, उसके आधार पर अलॉट करेंगे, वही प्रोरेटा कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली आता रहता है, डिफाइन अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। इफ कंपनी हैज इशूड 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर इशू किए हैं, बट पब्लिक हैज अप्लाइड 8,000 शेयर, मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, लोगों ने 8,000 शेयर भरे, या कंपनी हैज रिसीव एप्लीकेशन फॉर 8,000, या इसको कह सकते हैं कंपनी इशू किया 10,000 आए 8,000, तो इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अंडर में इशू शेयर 10,000 था, मिला कितना 8, तो ये अंडर हो गया। और सब्सक्रिप्शन क्या है, इफ कंपनी हैज इशूड 10,000 शेयर्स बट पब्लिक हैज अप्लाइड 15,000, कंपनी ने इशू किए थे 10,000, आ गई 15,000। अगर मान लिया आपके पास 10,000 जगह हैं और 15,000 लोग आ जाते तो क्या 15,000 का अलॉटमेंट हो जाएगा, नहीं हो सकता है, तो इसी को और सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और एक कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 15,000 आर नोन एज ए और सब्सक्रिप्शन। तो कहने का मतलब ये कि 10,000 शेयर इशू किए थे कंपनी ने, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इसको और बोलेंगे। अगर 10,000 था 8,000 तो अंडर बोलेंगे। अंडर वाले में जब हम सवाल लगाते हैं तो 8,000 शेयर से इशू स्टार्ट करेंगे, और में जो है 15,000 से स्टार्ट करेंगे, बाकी जो 5,000 शेयर्स होंगे उनको आगे एडजस्ट किया जाएगा, या तो फर्स्ट कॉल में या अलॉटमेंट में या सेकंड कॉल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी एंड हाउ एंड वेयर इट इज शोन इन बैलेंस शीट। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये है, कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच इज नॉट एक्चुअल लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती जो एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं है। दिस मे बी लायबिलिटी आर नॉट लायबिलिटी, लायबिलिटी हो भी सकती नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। ये फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड होती है। हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और किसी वर्कर की इलेक्ट्रिकल काम करता था, उसकी डेथ हो गई,
तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, उसके घर वालों को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं मरता तो क्या आपकी लायबिलिटी होती? नहीं होती। तो कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। मान लिया अपनी कार से जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मालूम था एक्सीडेंट हो रहा है? ठीक है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हम पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी को हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन हो कि लायबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड्स कितने, कौन कौन से होते हैं? भले आपके कोर्स में केवल 2 ही मेथड्स है, फर्स्ट 2 मेथड, लेकिन अगर वहाँ क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू राइट ऑल 4 मेथड्स। पहला लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम ड्रा ऑफ लॉस मेथड बोलते हैं। थर्ड है बाई परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओन मार्केट, ओन मार्केट से अपने खुद के डिबेंचर खरीद लिया। बाई कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिबेंचर, डिबेंचर को उठा करके या तो शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, नए शेयर्स में कर दीजिए। तो ये आपका जो है 4 मेथड्स होता है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो चारों मेथड्स आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलेक्टर सिक्योरिटी? कोलेक्टर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? कोलेक्टर सिक्योरिटी से क्या समझते हैं? इफ एनी कंपनी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम बैंक 25 लाख, अगर मान ली आप कोई आदमी किसी बैंक से 25 लाख का लोन लेता है, फर्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय हिम 15 लाख, 15 लाख की उसने सिक्योरिटी दे दी बैंक को, तो क्या 15 लाख से 25 लाख लोन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ठीक है, देन दिस सिक्योरिटी इज नॉट सफिशिएंट, सो बैंक विल डिमांड सेकंड सिक्योरिटी। फिर बैंक वाला कहेगा भाई ऐसा है, आप 15 लाख से 25 लाख की डिमांड कर रहे हैं, ये नहीं होगा, आप जो है दूसरी सिक्योरिटी ले आइए। तो जो सेकंड सिक्योरिटी होती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या थी? 15 लाख। सेकंड सिक्योरिटी जो दूसरी सिक्योरिटी मांगी जाएगी, उसको हम जो है सेकंड सिक्योरिटी, जो सेकंड सिक्योरिटी की डिमांड होगी उसी को हम कोलेक्टर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो कोलेक्टर सिक्योरिटी मीन्स सेकंड सिक्योरिटी डिमांडेड बाय द बैंक फॉर पुटिंग अप एज ए सिक्योरिटी इज नोन एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। सेकंड सिक्योरिटी की जो डिमांड होती है बैंक के द्वारा, कोलेक्टर सिक्योरिटी होती है। 16 क्वेश्चन है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं? पहला कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा फंड फ्लो स्टेटमेंट, नेक्स्ट ट्रेंड एनालिसिस। एक आपका ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस भी होती है, जिसको हमने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि आपके ISC CBSE में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। हायर लेवल में चीज़ कंसीडर होती है। 17 में आज 17 क्वेश्चन है, मेथड्स आर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या टूल्स, क्या आपके जो है टाइप्स या मेथड्स हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पहला एक्सटर्नल एनालिसिस होती है, दूसरा इंटरनल एनालिसिस होती है, तीसरी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होती है, चौथी वर्टिकल होती है। ये 4 प्रकार की आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइप्स या मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? रेशियो इज ए मैथमेटिकल टर्म व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, टाइम, परसेंटेज। मतलब रेशियो एक प्रकार का एक मैथमेटिकल टर्म होता है जिसमें जो है चीज़ों को प्रोपोर्शन, टाइम्स और परसेंटेज में किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेशियो इफ वी कंक्लूड समथिंग दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। मान लिया आपने किसी कंपनी के रेशियो निकाल लिए, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, और आपका क्या बोलते हैं डेब्ट इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और बाद में आपने उस कंपनी के बारे में कुछ कंक्लूड किया कि भाई ये कंपनी हमारे अनुसार जो है इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी अच्छी है, करंट रेशियो बहुत अच्छा है क्योंकि ये 2:1 से मोर है, तो उसी को हम जो है रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। रेशियो निकालने के बाद अगर हम जो एनालाइज करते हैं, अपने विचार देते हैं, कमेंट देते हैं, वो रेशियो एनालिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉबैक्स ऑफ रेशियो। ड्रॉबैक्स, रेशियो एनालिसिस के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? पहला, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल एज ए वेरियस कंपनी अडॉप्ट ए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो है मान लीजिए एक टाटा कंपनी, बिरला कंपनी है और आपकी एक रिलायंस कंपनी है। तीनों कंपनियां जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है मतलब किस रेशियो को फॉलो करें। कोई प्रोबेबिलिटी रेशियो पर विश्वास करता है, कोई जो है सॉल्वेंसी रेशियो विश्वास करता है, कोई इक्विटी रेशियो विश्वास करता है। तो कहने मतलब ये, क्योंकि कंपनियां जो है डिफरेंट रेशियो अडॉप्ट कर रही हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रही हैं, इसलिए इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है।
दूसरा लिमिटेड यूज ऑफ रेशियो, जैसे कोई भी रेशियो ले लीजिए, मान लिया आप ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो केवल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के ही काम आएगा, उसके द्वारा ऑपरेटिंग रेशियो नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता। देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, जो रेशियो आपको बताएगी उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड है, कुछ बताया ही नहीं गया है। दूसरा, इट इग्नोर ए क्वालिटेटिव फैक्टर, ये अकाउंटिंग मतलब रेशियो में जो है आप केवल आंसर निकाल के धर देते हैं लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए प्रॉपर कंक्लूजन, रेशियो के आधार पर आप कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आपको खुद ही माथापच्ची करनी पड़ेगी, खुद ही कंपेरिजन करना पड़ेगा, खुद ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा। रेशियो के आंसर देख करके आप उसका कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? पहला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज कहाँ कहाँ होता है या कौन कौन लोग इससे प्रॉफिटेबल होते हैं, फायदे में रहते हैं, उनके बारे में बताना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एजेंसियों के लिए इंपॉर्टेंट है, टैक्स अथॉरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टर क्या होते हैं, जो जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने अपने शेयर इशू किए मार्केट में, तो उसके पहले उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मार्केट में पेपर में पब्लिश करना पड़ता है, उसको देख करके लोग पैसा लगाते हैं, तो जो लोग शेयर से पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इनफ्लो आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एबिलिटी। इन्वेस्टिंग एबिलिटी के दो हमने इनफ्लो आइटम पूछे हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा टू इनफ्लो या टू आउटफ्लो। तो टू इनफ्लो आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एबिलिटी में सेल ऑफ बिल्डिंग बेच दिया उससे पैसा आ गया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से पैसा आ गया, सेल ऑफ फिक्स असेट से आ गया, तो इन सब चीज़ों से पैसा आ रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एबिलिटी का पार्ट हो गया और इनफ्लो के आइटम इससे पैसा आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था टू आउटफ्लो आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एबिलिटी। फाइनेंसिंग एबिलिटी के टू आउटफ्लो बताइए, तो टू आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एबिलिटी मतलब कहाँ कहाँ पैसा फाइनेंसिंग में जाता है, जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आपने पैसा वापस कर दिया, डिवेंचर का पैसा डिवेंचर को रिडीम कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो उससे पैसा आपका चला गया, तो ये भी एक प्रकार का आपका फाइनेंसिंग एबिलिटी का आउटफ्लो हो। तो इस तरीके से आप बेटा क्वेश्चन तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ पूरा क्वेश्चन ना पूछ करके किसी का आउटफ्लो किसी का इनफ्लो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एबिलिटी। कैश फ्लो एबिलिटी की कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS थर्ड के अनुसार जो है आपको ये बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS थर्ड में ये बताया गया है, जो है AS थर्ड में ये बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में ये बताया जा चुका है कि 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। पहला होती है ऑपरेटिंग एबिलिटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एबिलिटी, तीसरी फाइनेंसिंग एबिलिटी। ये 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं और इस स्टैंडर्ड को सब लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। भले आपका कॉल्स इन एडवांस कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर वहाँ क्वेश्चन आ गया तो आपको बताना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर, इफ एनी शेयर होल्डर हैज नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल देन दीज आर कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। मान लिया कोई आदमी है उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं देता है, तो वो एरियर कहलाता है, जिसको हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, जो है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर्स के केस में। और इस पर जो है चूँकि एरियर है, शेयर होल्डरों ने पैसा नहीं दिया है, तो इसमें कंपनी का फ़ायदा होता है, कंपनी आपसे 10% के हिसाब से रेट लेती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। इस पर कॉल्स इन एरियर पर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कंपनी के द्वारा, मतलब इसमें कंपनी को फ़ायदा होता है, सीधी बात है, क्योंकि पैसा बकाया तो वसूलेगी इंटरेस्ट लगा करके ज़्यादा। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, इफ़ एनी शेयर होल्डर हैज़ ऑलरेडी पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल विथ अलॉटमेंट। अगर कोई शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया है, देन दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस हो गया अलॉटमेंट के लिए। ऑन दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, इस पर 12% रेट है। अब चूंकि कंपनी को पहले ही पैसा मिल गया है, तो ऑन दिस कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को जो है, मतलब यहाँ पर कंपनी शेयर होल्डरों को इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पर देती है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी को पैसा ऑलरेडी मिल गया, तो शेयर होल्डरों का पैसा इंटरेस्ट कंपनी को जो है 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल के उनको पैसा देना पड़ता है। कॉल्स इन एरियर पर कंपनी को फ़ायदा होता है, क्योंकि लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तो कॉल्स इन एरियर पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को, और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है।